नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोइस और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। लोक भवन में होगी सीएम की बड़ी बैठक। हार की समीक्षा के लिए बुलाई थी कैबिनेट की बैठक, शामिल नहीं हुए दोनों डिप्टी सीएम। सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के दिए गए थे निर्देश। बड़ी जानकारी लखनऊ से, सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए थे और लोक भवन में सीएम की 2 बड़ी बैठकें होने जा रही है और हार की समीक्षा के लिए जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, लोक भवन में सीएम की बड़ी बैठक होगी और हार की समीक्षा को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। सभी मंत्रियों को लखनऊ में ही आज रहने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके दोनों डिप्टी सीएम जो है शामिल नहीं हुए। तो लोक भवन में सीएम की बड़ी बैठक होने जा रही। लखनऊ से जानकारी। प्रदेश में हार की समीक्षा को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। जिसमें सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए गए थे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से आज सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए थे क्योंकि सीएम की बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम जो है नदारद है, क्या खबर? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद भाजपा में चिंतन और मंथन का दौर जो है वो थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बुलाया था। समीक्षा होनी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के 16 ऐसे मंत्री हैं जिनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। तो इस पर भी मंथन किया जा रहा है। आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री चुनाव हार चुके हैं, उनकी हार को लेकर के भी समीक्षा हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला आया है वो ये है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, कुछ खटपट जरूर चल रही है। इस बात की भी शिकायत आई है कि भाजपा की हार की जो प्रमुख वजह है उसमें भीतरघात भी है। भाजपा के ही नेताओं ने भाजपा के प्रत्याशियों को हराने में अहम भूमिका निभाई है। तमाम नेताओं के जो है स्पष्टीकरण भी आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब हार की जिम्मेदारी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वीकार करते हुए इस्तीफे की भी बात कही है, लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकने वाली है। इसको लेकर के और भी मंथन चल रहा है कि आखिर और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी नहीं निभाया है। और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री ने आज ये बैठक बुलाई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी वजह से ये खटपट की आवाज अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर सड़क पर सुनाई देने लगी। जी, जिस तरीके से अगर बात करें दोनों डिप्टी सीएम जो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर जो सियासी गलियारों में क्या हलचल दिखाई दे रही है? क्योंकि चुनावी दौर के पहले हमने देखा था कि जो इंडिया के दल थे उनके बीच इस तरह के अंतरकलह की खबरें सामने आ रही थी। बीजेपी में भी थी, हालांकि इतने बड़े स्तर पर नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ी हार के बाद उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा बदलाव पार्टी के अंदर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो सीन थोड़ा सा बदला हुआ है। अभी चुनाव के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इंडिया गठबंधन पर हमलावर नजर आ रहे थे अपनी चुनावी सभाओं में, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, उन पर बड़ा हमला बोलते थे। लेकिन अब सीन एकदम बदल गया है। अब कोल्ड वार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। कोई कह रहा है कि मंत्री ने हरवा दिया, कोई कह रहा है कि विधायक ने हमें सहयोग नहीं किया। तो कुछ बड़े नेताओं के ऊपर भी अंगुलियां उठने लगी हैं। और मुख्यमंत्री की बैठक में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का ना आना भी एक अलग तरह का मैसेज दे रहा है। इस बात से भी मैसेज जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है
की सामंजस्य की कमी हुए। वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो है वो अनबन जो है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ना जाना एक और सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। जी, एक तरफ बीजेपी की हार और दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम का इस बैठक में मौजूद ना होना, आगे की सियासत में क्या बड़े बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, संगठन स्तर पे भी फेरबदल हो सकता है और रही बात सरकार स्तर पे भी इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस खराब है उनको हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर जो पुराने मंत्री रहे हैं जैसे श्रीकांत शर्मा का भी नाम चल रहा है, अब इनको शामिल किया जा सकता है। जिन्होंने पिछली सरकार में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उनको भी मौका मिल सकता है। इस तरह की जो है तमाम खबरें जो है वो सियासी गलियारों में गूंज रही हैं। जी, और बात करें तो ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा क्या और भी चेहरे हैं जिनको लेकर इस तरह की अंतरकलह की खबरें पार्टी के अंदर देखी जा रही है? देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी का जो दो प्रमुख घटक थे, एक ओपी राजभर और एक संजय निषाद। ओपी राजभर भी अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाए हैं और संजय निषाद भी अपने बेटे को जीता पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि ये दोनों मंत्री बनाए जा चुके हैं, इनके भविष्य को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा वो 16 मंत्री जिनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है उनकी भी समीक्षा हो रही है। ये सारे तमाम दिग्गज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रडार पर। जी, लोक भवन में बैठक का आयोजन होना है, इस दौरान हार की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सीएम और किस तरह के जो है समीकरण बना सकते हैं आगे आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि 2024 में हार तो जरूर मिली है, लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो एक्शन मूड में आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया था। आज इस बात की खबर आ रही है कि पंचायत राज विभाग में हजारों पद खाली हैं, वहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस तरह से जो विभिन्न विभाग हैं जहां पर पद खाली चल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने बेरोजगारी को एक बड़ा इशू बनाया था, तो इसे डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए अब नई भर्तियां जो है नए सिरे से प्लान करके वो निकाले जाने की योजना चल रही है। जी बिल्कुल अनिल जी, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सपा के पीडीए का फॉर्मूला जो है काफी हद तक जो है उनके लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए सपा का मुकाबला करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, जो अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव में वक्त है और भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में छुपा नहीं है कि डैमेज कंट्रोल में कोई जोर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और जो अति पिछड़ा वोटर है, जो भटका है, जो बेरोजगारी है और जो महंगाई का इशू है, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल अनिल जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी, राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वायनाड से किसी स्थायी निकायकर्ता को टिकट मिल सकता है। और राहुल गांधी तकरीबन 4 लाख के अंतर से रायबरेली जीते हैं और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद लगातार बने रहेंगे। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, और वायनाड से किसी स्थायी निकायकर्ता को सीट दे सकते हैं और फिलहाल वो रायबरेली सीट पर बने रहेंगे और यहीं से सांसद बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। तो 3,90,000 के अंतर से जो है राहुल गांधी ने वोट जीता है और सांसद अब जो है वो रायबरेली से ही बने रहेंगे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से राजू तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से खबर आ रही, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, अब राहुल गांधी जो है रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे, क्या खबर मिल रही, क्या जानकारी? जी देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि रायबरेली जो है, रायबरेली हमेशा से कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और यहाँ से कांग्रेस का जो ये गढ़ कहा जाता है, इसके नाते
गांधी परिवार के बड़े चेहरे हमेशा से चुनाव लड़े हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो, सोनिया गांधी हो। इसके बाद राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ाने का कांग्रेस की उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों की मांग थी और जो पुराना पारंपरिक गढ़ है रायबरेली, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं ये वायनाड को छोड़कर रायबरेली से बने रहेंगे। और जिस तरह से यहाँ इनकी लोकप्रियता भी देखी गई, चूंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मंत्री और दिनेश प्रताप सिंह लोकसभा के प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी से, और उनको बड़ी अंतराल से यहाँ से चुनाव हराया है राहुल गांधी ने। तो साफ तौर से देखा गया है कि यहाँ की जनता किस तरह से गांधी परिवार से लगाव रखती है और किस तरह से कांग्रेस का गढ़ है। तो साफ तौर से आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली कहीं न कहीं कांग्रेस का गढ़ है। इसके नाते रायबरेली को न छोड़ते हुए ये वायनाड को छोड़ने की जो सूत्रों से खबर आ रही है, तो इसमें कहीं न कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अमेठी है, अमेठी से चूंकि जो कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं के.एल. शर्मा, वो गांधी परिवार के काफी करीब रहते थे। तो इस नाते 2019 में राहुल गांधी को झटका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव जब रायबरेली से लड़ने का निर्णय लिया गया, तो यहाँ एक बड़ी जीत राहुल गांधी को हासिल हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि अपने गढ़ को, अपने किले को मजबूत रखा जाए और रायबरेली को न छोड़कर वायनाड छोड़ा जाए। जी बिल्कुल, और अनिल पाठक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल जी, अब जो है खबर ये आ रही, राहुल गांधी जो है रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। लेकिन अगर वायनाड की बात करें, वहां कौन से ऐसे शख्स है, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसका नाम कांग्रेस की ओर से सामने आ सकता है? देखिए जोशी जी, जहां तक रही बात रायबरेली और वायनाड की, तो वायनाड सीट की तुलना में रायबरेली उत्तर भारत की सीट है और गांधी परिवार का यहाँ से 100 साल पुराना रिश्ता है। अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी जो है यहाँ पर चुनाव जीतकर सांसद बने। फिर इंदिरा गांधी ने बागडोर संभाली। फिर उसके बाद गांधी परिवार के बहुत करीबी थे कैप्टन सतीश शर्मा, वो जीतकर सांसद पहुंचे। और अब क्या कहते हैं, राहुल गांधी यहाँ से 4 लाख से अधिक मत से जीते हैं चुनाव। और सोनिया गांधी ने भावनात्मक चिट्ठी भी लिखी थी। अब एक सवाल पैदा ये हो रहा है कि आखिर वायनाड से कौन चुनाव लड़ेगा। तो इसी ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी भी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की सीट है और बहुत आसानी से वो भी संसद पहुंच सकती हैं। या फिर कांग्रेस वहां पर जो स्थानीय लोकल नेता हैं, जो प्रभावकारी नेता हैं, उनको मौका दे सकती है वायनाड की। जी, यानी कि ये साफ तौर पर है कि जो खोई हुई सत्ता वापस आई है रायबरेली की सीट पर, वो वापस रखेंगे, जारी रखेंगे। और आगे जो है, आगे की रणनीति की बात करें या आगामी चुनावों की बात करें, उसके लिहाज से अब किस तरह की जो रणनीति है राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से बनाए जाएंगे? देखिए जो है, बात करें कि उत्तर भारत की सियासत, जो ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और ये रास्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम 4 लेन सड़क हो गई थी। लेकिन ये 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने इस रास्ते को बड़ा पथरीला बना दिया। और यही वजह है कि देखिए, आप गठबंधन की सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसी भी तरह जो है उत्तर भारत को मतलब कमजोर नहीं करना चाहेगी। रही बात, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 6 सीटें मिल गई है। जो कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी, वो भी वापस आ चुका है और रायबरेली पर कब्जा बरकरार है। तो उत्तर प्रदेश में और मजबूत करने के लिए, भाजपा को कमजोर करने के लिए जो सियासत की पारी खेलेंगे राहुल गांधी, वो रायबरेली से ही खेलेंगे, क्योंकि उनका पारिवारिक रिश्ता आज का नहीं है बल्कि 100 साल पुराना है। और इस बात को अभी हाल फिलहाल में सोनिया गांधी ने रायबरेली में झापड़ देते हुए अपने पुराने रिश्तों की दुहाई भी दी। जी, और राजू तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजू, अब जिस तरीके से ये साफ हो गया है कि हालांकि सूत्रों के हवाले से आधिकारिक तौर पर इसकी जो सूचना है नहीं आई है सामने, राहुल गांधी अब रायबरेली से बने रहेंगे, वहीं से सांसद बने रहेंगे। अगर हम बात करें रायबरेली की सियासत में, वहां क्या हलचल मची हुई है, कैसे माहौल नजारे देखे जा रहे हैं? देखिए, रायबरेली की राजनीति की बात करें तो रायबरेली की राजनीति शुरू से एक तरफा थी। कांग्रेस के खेमे में हमेशा खुशी हर्षोल्लास देखा जा रहा था। हालांकि बीच में ये संशय जरूर था कि रायबरेली का प्रत्याशी कौन होगा,
लेकिन साफ तौर से रायबरेली वासियों को कहीं न कहीं ये पूरी तरह से 100% लोगों को अपेक्षा थी कि गांधी परिवार का ही चेहरा रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 2019 में यही इकलौती एक ऐसी सीट थी जिसपे कांग्रेस का परचम लहराया था। आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीटें हैं जो रायबरेली और अमेठी यानी कि कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है और गांधी परिवार का यहाँ से पुराना नाता है। तो ऐसे में साफ तौर से जो रायबरेली की राजनीति है, निश्चित तौर पर रायबरेली के राजनीतिकारों के द्वारा भी बताया गया कि गांधी परिवार का कोई भी चेहरा यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो बड़ी जीत हासिल करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी के चुनाव जीतने के बाद देखा जा रहा था कि कांग्रेस के खेमे में एक बड़ी खुशी देखने को मिले और अलग अलग बैठकें की जा रही हैं। और ऐसे में रायबरेली की सियासत को नई दिशा देने के लिए राजनीतिकारों द्वारा यानी कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके द्वारा गढ़ को मजबूत करने का पूरी तरह से एक प्लान बनाया जा रहा है, ताकि आगे भी ये कदम उठाया जाए और आगे भी इस पूरी रणनीति को तैयार रखा जाए। तो साफ तौर से अपने नेता को पाने के बाद यानी राहुल गांधी को पाने के बाद कांग्रेसियों में एक बड़ा जो उमंग देखा गया वो अभी भी बरकरार है। और अपने नेता को जिताने के बाद लगातार कांग्रेसी जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो कार्यालय में जमे रहते हैं, अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, आगे की योजना बना रहे हैं। जी राजू, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। अनिल जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे वाराणसी से एक और खबर सामने आ रही। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर प्रदर्शन। बीएचयू के मुख्य द्वार पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। नीट की परीक्षा को रद्द करने की उठी मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने की नारेबाजी। प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों की पुलिस भी तैनात कर दिए गए हैं। तो बीएचयू के मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है उठ रही है। हाल ही में जो है नीट के रिजल्ट घोषित किए गए और इसके बाद से जो है इसमें बड़े स्कैम की खबर सामने आ रही है और इसी को लेकर जो है छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और वहीं बीएचयू के मुख्य द्वार पर भी इसको लेकर जो है सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंटर नीट में 695 अंक आए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनडीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का 718, 719 अंक भी आए हैं। एनडीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स से केसेज आ रहे हैं जिनका कोई थोड़ा ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनडीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनडीए के ऑफिशियल्स और एनडीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, एनडीए इस पर अब तक चुप क्यों है? काफी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनडीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था। तो मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने जो है नारेबाजी की और बीएचयू के मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं ने जो है प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में जो है छात्र छात्रा यहां मौजूद है और नीट की परीक्षा में फ्रॉड को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है छात्रों का जारी है। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन जारी है। वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों की पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है ताकि जो है सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कड़ी रखी जाए। और अनिल पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बीएचयू के मुख्य द्वार पर जो है सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं नीट की परीक्षा में हुए स्कैम को लेकर, फ्रॉड को लेकर। देखिए जो है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा जो है वो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत रहा, अब जो है ये नीट की परीक्षा का मुद्दा जो है ये गर्मा गया है। हालांकि ये ऑल इंडिया परीक्षा है लेकिन इसका व्यापक असर जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बीएचयू में जो छात्र छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर कई तरह के गंभीर इल्जाम भी लगा रहे हैं। आरोप इस तरह का है कि धांधली की गई है एग्जाम में और जिससे जो सही वाजिब छात्र हैं
उनका चयन नहीं हो पाया है। पार्ट कट अपना करके और कुछ गलत छात्रों का जो है वो चयन कराया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र जो है वो आंदोलित है। जी, और जिस तरीके से बात करें तो छात्र अब परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या इसको लेकर किसी तरह के बयान सामने आए आधिकारिक रूप से? देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ ने अपना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में भी ये मुद्दा जो है वो उठ सकता है। मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले सकते हैं कि आखिर इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये महज अफवाह ही है। हालांकि ये पेपर लीक वाले मुद्दे से सरकार जो है वो चौतरफा घिर गई है और ऐसे में ये जो नीट वाला मुद्दा है। लेकिन अनिल जी, बात करें तो कभी हरियाणा, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश और अब नीट की परीक्षा में भी वही जो हाल है देखने को मिल रहा है, वही नजारा देखने को मिल रहा है। लगातार जो है सरकार कहती है कि हम इसको लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ और निकल जाता है। देखिए, जो ये आपको बता दें कि जब से ये ऑनलाइन परीक्षा हो रही है वैसे साइबर क्राइम का जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो साइबर क्राइम की वजह से जो है ये कहीं न कहीं परीक्षा प्रभावित हो रही है और सरकार की नाकामी की वजह से ये मुद्दे जो है निरंतर उठते भी रहे हैं और जो पात्र लोग हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित भी होना पड़ रहा है और एक जो पारदर्शिता है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, जिस तरीके से कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, एग्जाम दिया है, पास किया है, उन पर भी कहीं न कहीं संकट के बादल जो है इस बार देखने को मिल रहा है। कैसे इसका जिम्मेदार कौन होगा, कैसे इसको काबू में किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इसको अभी पूरी तौर पर ये कहना उचित नहीं होगा कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है। इसके पहले जो है उसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या सच में चूक हुई है और अगर इस तरह का आरोप अगर सही पाया जाता है तो अपने आप से एक बहुत ही गंभीर विषय है कि कई सालों की तैयारी करके नीट के जो परीक्षार्थी हैं एग्जाम देते हैं और उनको इस तरह से वंचित कर दिया जाना वो कतई न्यायोचित नहीं है। ये कहीं न कहीं अधिकारों का हनन है और परीक्षा, कड़ी मेहनत, लगन और पैसा जो माँ बाप खर्च करते हैं उस पर एक तरह की डकैती भी कहा जाएगा। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो नीट की परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग उठ रही है। बीएचयू के मुख्य द्वार पर छात्र छात्राएं भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।